जय हिंद साथियों। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में सभी साथियों का स्वागत है। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे यूरोपियों के आगमन को। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे भारत में अंग्रेजों का उदय कैसे हुआ और भारत में अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को कैसे स्थापित किया और इसके पीछे जो बड़ा इन्होंने साम्राज्य स्थापित किया था 350 वर्ष का, एक भारत में एक ऐसी इन्होंने जगह बनाई जो भारत को छोड़ते छोड़ते भारत को न जाने कितने गड्ढे में ये ले गए। कह सकते हैं भारत की जो व्यवस्थाएं थी उनको कहां तक इन्होंने प्रभावित किया और अंग्रेजों ने अपने विस्तार की नींव कैसे रखी, इस बात को हम लोग समझेंगे। अब हमारे भारत में यूरोपियों के आगमन के साथ साथ अब ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय होगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं अंग्रेजों की। और तीसरे क्रम में जो भारत में आने वाले तीसरे यूरोपियन जो थे हमारे भारत में, वो थे अंग्रेज। इनकी जो नीतियां थी वो कहीं ना कहीं भारत को बहुत ज्यादा प्रभावित की और भारत को धीरे धीरे इन्होंने अपने शासन सत्ता में जकड़ लिया। भारत पर जो हमारे मुस्लिम साम्राज्य या अन्य हिंदू राजा जो थे वो कहीं ना कहीं इनकी नीतियों की वजह से परास्त हुए और इन्होंने अपनी सल्तनत का उदय किया। तो आइए बात करते हैं हम लोग कि आखिर अंग्रेज भारत कैसे आए और उनकी क्या कहानी रही। तो देखो, अंग्रेज लोग आप जानते हो इंग्लैंड, जिसे आज हम ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, इनमें एक एक रूपरेखा तय होती है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर प्रस्थान करती है। कहने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था भाई मेरे 1600 में, 31 दिसंबर 1600 में। इनका प्रथम अभियान भारत आया और इंडोनेशिया तक आया। इनका जो प्रथम दल आया था वो इंडोनेशिया तक आ पाया था। किसका? तो हमें जानना है अंग्रेजों का। और ये भारत तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन एक प्रयास जो इनका पहला था, लेकिन सेकेंड प्रयास में एक दल भारत आया। किसके नेतृत्व में आया, ये बात हमें जाननी है। 1608 में भारत में पहली बार अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का पत्र लेकर, आप जानते हो जेम्स प्रथम, उस समय वहां के सम्राट क्या थे? जेम्स प्रथम थे। उनका एक पत्र लिखा हुआ अकबर के नाम। बात समझ रहे हो? अकबर उस समय 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन 1600 उन्हें पता नहीं होता है कि वहां पे भारत में शासन सत्ता बदल चुकी है और शासन जहांगीर का आ चुका है। अकबर के बाद उनका पुत्र जहांगीर सत्ता को संभालते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हो। और जहांगीर के मतलब दरबार में एंट्री होती है कैप्टन हॉकिंस की। लेकिन ये पत्र किसका होता है? जेम्स प्रथम का पत्र होता है। किस राजा के नाम होता है? अकबर के। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जो पत्र था वो किसके नाम था, तो अकबर के नाम था। लेकिन अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जहांगीर सत्ता को संभालता है। और आप जानते हो बड़े अच्छे से जहांगीर पिता के नाम पत्र पड़ता है। कहने का मतलब हमारा जानते हो अंग्रेज बहुत चालाक थे। उन्होंने पत्र सहित, तो महारानी विक्टोरिया ने आप जानते हो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था, लेकिन जेम्स प्रथम का पत्र लेकर कौन? कैप्टन हॉकिंस आते हैं। किस जहाज से भारत की यात्रा करते हैं? आपको याद रखना है, हेक्टर नामक जहाज से ये यात्रा करते हैं। पहला दल इनका आने में असफल हुआ था क्योंकि इंडोनेशिया से वो लौट गए थे। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आ जाते हैं। कहां जाते हैं? जहांगीर के दरबार में। अकबर के नाम उनका पत्र होता है, जेम्स प्रथम का। तो अंग्रेजों की प्रथम कोठी, जो अंग्रेज आकर भारत रहने लगते हैं और बिना अनुमति के एक कोठी का निर्माण करते हैं। तो प्रथम व्यापारी कोठी इन्होंने कहां बनाई? ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। 1611 में अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई प्रथम कोठी कौन थी? तो आपको याद रखना है मूसलीपट्टनम। मूसलीपट्टनम जो जगह है आप जानते हो बड़े अच्छे से। मूसलीपट्टनम में बिना अनुमति के इन्होंने प्रथम कोठी का निर्माण किया था, जिसे जो कहां थी? मूसलीपट्टनम। लेकिन दूसरी बार भाई मेरे बहुत चालाकी से इजाजत ले लेते हैं जहांगीर से, और दूसरी कोठी ये कहां बनाते हैं? तो आपको याद रखना है सूरत। तो इनकी दूसरा कार्यक्रम शुरू हो जाता है सूरत में। तो यानी कह सकते हैं प्रमाणिक तौर पर जहांगीर से अनुमति लेकर जो कोठी बनाई थी, प्रथम व्यापारिक कोठी बनाई थी, वो थी सूरत। जबकि बिना अनुमति के इन्होंने प्रथम कोठी जो बनाई थी वो थी मूसलीपट्टनम। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा टर्न करता है एग्जाम के लिए। लोग अक्सर यहां से कंफ्यूज रहते हैं, इस बात से हमें याद रखना है। आप समझिए, फिर 1615 में आप जानते हो अंग्रेजों के द्वारा एक दूसरा काम सर थॉमस रो के द्वारा होता है। ये जहांगीर से 2 लाइसेंस प्राप्त कर लेता है, यानी जहांगीर के दरबार में रहकर जहांगीर को ये मना लेता है और 2 लाइसेंस प्राप्त कर लेता है। यानी अंग्रेजों का रास्ता भारत में कंपनी के प्रचार प्रसार और व्यापार के लिए खुलने लगता है। अब जहांगीर को कौन इंपैक्ट कर रहा है, इस पर किसका प्रभाव पड़ रहा है? तो सर थॉमस रो। आया कौन था? कैप्टन हॉकिंस। और 1615 में सर थॉमस रो लाइसेंस प्राप्त कर लेता है। अब देखिए अंग्रेज कहां से कहां तक आगे बढ़ते हैं।
गोलकुंडा का वहां सुल्तान जो होता है, गोलकुंडा आप जानते हो, अब्दुल कुतुब शाह, इसको ये पैसे के लालच में यानी 500 करोड़ ब्रिटिश मुद्रा से ये अब्दुल कुतुब शाह से व्यापार की अनुमति ले लेते हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट इनके द्वारा काम क्या है, गोलकुंडा के कौन सुल्तान थे जो अंग्रेजों से परमिशन लेते हैं, अंग्रेज परमिशन लेते, सॉरी, तो अब्दुल कुतुब शाह से परमिशन कौन लेता है, हमें याद रखना है। तो यहाँ पे परमिशन लेता है कौन, अंग्रेज लेते हैं 500 करोड़ ब्रिटिश मुद्रा देकर और व्यापार करने की ये अनुमति ले लेते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखो इनके द्वारा और क्या महत्वपूर्ण काम। 1639 आते आते देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास ये क्या ले लेते हैं, अंग्रेज पट्टे में ले लेते हैं। ये बात याद रखनी है आपको, चंद्रगिरी के राजा से ये मद्रास पट्टे पर लेते हैं कब, 1639 में, ठीक। और यहीं पर ही स्थापना करते हैं सेंट जॉर्ज किला। आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए सेंट जॉर्ज किला कहां पर है तो मद्रास में है। और जो जगह मद्रास इन्होंने पट्टे पर ली थी वो किस राजा से ली थी, चंद्रगिरी के राजा से ली थी 1639 में अंग्रेज, और यहीं पर बना देते हैं सेंट जॉर्ज का किला। बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, यहां से एग्जाम में फ्रेम होता है क्वेश्चन। 3,000 रुपए, सॉरी 3,000 रुपए वार्षिक रुपए पर बंगाल के 7 सुजा से, देखो बंगाल के उस समय 7 सुजा होते हैं और यहां से ये व्यापार करने की बंगाल में अनुमति लेते हैं। आपको याद रखना है अंग्रेजों ने बंगाल में अनुमति किससे ली थी, तो 7 सुजा से ली थी। याद रखना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल का उस समय सुल्तान कौन था, तो 7 सुजा थे और वहां पर अंग्रेज क्या ले लेते हैं, यहां पर परमिशन ले लेते हैं व्यापार करने की। ये कितना रुपया देते हैं, 3,000 रुपया वार्षिक, एक तरह से कह सकते हैं टैक्स के रूप में 3,000 वार्षिक, 3,000 रुपए वार्षिक, एक साल का 3,000 रुपया देने लगे कौन, अंग्रेज, बंगाल के 7 सुजा को। ये बात याद रखनी है, ठीक। और दूसरा अगला महत्वपूर्ण कारण क्या इनके द्वारा है, ये हमें याद रखना है। अब अंग्रेजों की देखो आगे क्या नीतियां रही हैं उसकी बात कर रहे हैं। अंग्रेज आखिर भारत में स्टेब्लिश कैसे हुए, अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपनी कंपनी को कैसे स्टेब्लिश किया, कैसे कंपनी को आगे बढ़ाया। और इनका मकसद तो शुरुआत में कंपनी का प्रचार प्रसार करना और साथ में कंपनी का व्यापार में बदलना, ये सब काम था। लेकिन इन्होंने बाद में अन्य दूसरी यूरोपीय जो कंपनियां भारत आई थी उनके व्यवहार को देखकर इन्होंने भारत में राजनीति में दखल देना शुरू किया था। ये बात हम आगे डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है 1661 में चार्ल्स सेकंड जो अंग्रेज होते हैं, चार्ल्स सेकंड यानी राजकुमार चार्ल्स सेकंड 1661 में क्या करते हैं, पुर्तगाल की रानी क्या बोल सकते हैं, राजकुमारी कैथरीन से इनका शादी हो जाती है। तो इन्हें दहेज में क्या मिलता है, आप जानते हो, एक मुंबई, भारत की सबसे अच्छी सिटी कह सकते हैं, मेगा सिटी बोल सकते हैं, ये बात आप जानते हो। और उस समय मुंबई को दहेज में ले लिया किसने, इंग्लैंड के लोगों ने ले लिया। एक शादी हो गई पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से, किसकी, चार्ल्स सेकंड से, ठीक। तो दहेज में क्या मिल गया, मुंबई। अब वो जानते हो चार्ल्स सेकंड ने मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, कितने पैसों पर, मात्र 10 पाउंड पर, वार्षिक 10 पाउंड पर इन्होंने दे दिया कि लो भैया हमें 10 पाउंड चाहिए साल में, और ये आप मुंबई पर क्या करिए, अपना व्यापार करिए, हमें 10 पाउंड चाहिए साल भर का। तो ये कहानी 1661 में घटी जाती है, ये भी याद रखना है हमें। 1661 में ये स्टेब्लिश हो गए मुंबई के अंदर, और उनकी व्यापार की जो नीति थी, भारत की आर्थिक सिटी, जो हमारी इकोनॉमिक जो सिटी कह सकते हैं या कैपिटल कह सकते हैं इस समय भारत की क्या है, तो आपको याद रखना है कि भारत की इस समय आर्थिक राजधानी मुंबई है। मुंबई जब अंग्रेज आए थे तो मुंबई समझ लो विकसित होना तब शुरू हुआ था, और आज आप जानते हो कितनी मुंबई विकसित है, ठीक। ये बात तो हम लोगों ने अच्छे से समझ ली। चार्ल्स सेकंड का विवाह किससे हुआ था, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ था, और मुंबई क्या मिला था, उन्हें दहेज में मिला था। उसी मुंबई को वो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब राजकुमार ईस्ट इंडिया कंपनी को देते हैं 10 पाउंड में। अब देखिए एक बात और, मुंबई का जो नक्शा या उनके बसाने का जो क्रम है, तो इसका संस्थापक, मुंबई का संस्थापक किसे कहा जाता है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में बनता है, ये याद रखना है, गैरोल ओंगियार। तो गैरोल ओंगियार ने मुंबई की संस्थापक माना जाता है। मुंबई को बसाने का जो क्रम है, मुंबई में जो सिटी बसी है एक अच्छे क्रम में बसी हुई है, इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे गैरोल ओंगियार, ठीक। ऐसे ही कोलकाता जो शहर बसा है उसके संस्थापक किसे कहा जाता है, जॉर्ज चारनाक। याद रखिए जॉर्ज चारनाक ने किसकी स्थापना की, तो कलकत्ता की स्थापना की, जबकि मुंबई की स्थापना किसने की थी, गैरोल ओंगियार ने।
गरियोल ओंगियार ने किसकी की? तो मुंबई की। जाव चारनाक ने किसकी की? कलकत्ता की। दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको याद रखनी है, क्योंकि यहां से प्रश्न अक्सर एग्जाम में फ्रेम होता है। ये अब अच्छे से समझना है और जानना भी है। अब देखो 1698 में बंगाल के जमींदार थे इब्राहिम खान। इन्होंने 1200 रुपए लिए भाई मेरे वार्षिक, और 3 सिटी कह सकते हैं, गोविंदपुरी, सूतानदी और कलकत्ता। ये तीनों गांव दे देते हैं व्यापार के लिए अंग्रेजों को। 1698 में बंगाल के जमींदार, याद रखिए, इब्राहिम खान से कितने रुपए मात्र में? 1200 रुपए मात्र। 3 गांव दे देते हैं, गोविंदपुरी, सूतानदी, कलकत्ता। आप सोचिए, कलकत्ता कभी गांव था भाई मेरे, आज सिटी है। इतनी बड़ी सिटी, इतनी घनी सिटी, ये बात तो आप जानते हो बहुत अच्छे से। आप सोचिए, यही गोविंदपुरी, सूतानदी, कलकत्ता 1698 में व्यापार के लिए कौन ले लेते हैं? मात्र 1200 रुपए में। कौन ले लेते हैं? अंग्रेज। किससे लेते हैं? यह बात याद रखिए, इब्राहिम खान से। किससे लेते हैं? इब्राहिम खान से। गोलकुंडा का सुल्तान हमने 700 बताया था, उसको रुपया देकर ये ले लेते हैं। ठीक, और ये सर थॉमस लो, आप जानते हो, जहांगीर से लाइसेंस ले लेता है। ये बात तो हम जाने हैं ना पिछले इसमें। चलिए अब देखिए, 1700 ईस्वी में आते आते अंग्रेजों ने क्या किया? फोर्ट विलियम कॉलेज बना डाला। भैया ये कहां बनाया? ये कलकत्ता में बनाया। इनकी इसके पीछे क्या चालाकी और सातिर चाल क्या थी? यहां पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था, जो उनके कर्मचारी थे उनको प्रशिक्षित करना, उनकी सेना को, अपनी सेना को प्रशिक्षित करना। तो ये इनकी चालें थी भाई मेरे। ये फोर्ट विलियम कॉलेज नहीं बना रहे थे, भारत में आने वाले समय में भारत पर कैसे अपनी सत्ता को स्थापित किया जाए, आखिर यहाँ पर शासन कैसे किया है, उसकी एक चाल थी, और उसी का ये हिस्सा था। फोर्ट विलियम कॉलेज बना प्रशिक्षण के लिए, ये बात हमें याद रखनी है। कंपनी, और इसका प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जाता है, फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रथम अध्यक्ष कौन है? सर आयरकूट। ये नाम याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। सर आयरकूट ने फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रथम अध्यक्ष माना जाता है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज बना ही था कर्मचारियों के प्रशिक्षण और सैनिक प्रशिक्षण के लिए बना था। आज के टाइम भाई मेरे, कोई अगर इस तरह से आए और भारत में रहने की कोशिश करें, कि आप लोग रह लेने देंगे पास में? नहीं रहने देंगे, क्योंकि अगर ये नीयत खराब होगी तो हम लोग तुरंत परख लेंगे। उस समय भाई हमारे भारतीय राजा कह सकते हैं बहुत दरियादरी थे, मतलब कह सकते हैं दरिया दिल आदमी थे कहने का मतलब, और बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे थे, बहुत ज्यादा लोगों का सम्मान करते थे। लेकिन लोग यहाँ कितने बुरे आए और लोगों ने कितना धोखा दिया, उसी का ये हम लोग गुलामी, जो हम लोगों ने जंजीर में जकड़े रहे 300 साल से ज्यादा, वो यही कहानी कहती है। यही अंग्रेज हमारे भारत में शासन किए आगे। चलते हम लोग देखते हैं क्या बात है। 1715 में जॉन सरमन के एक प्रतिनिधि मंडल फर्रुखसियर के दरबार में आया। आप जानते हो फर्रुखसियर के बारे में, आगे हम लोग जानेंगे फर्रुखसियर कौन था। तो फर्रुखसियर उस समय दिल्ली सल्तनत में कह सकते हैं शासन मुगल सम्राट थे। ये 1715 में जॉन सरमन का एक दल आया था, जिसमें मिल्टन एक चिकित्सक थे। और भाई मेरे, मिल्टन क्या है, इनके राज्य में रुक जाते हैं और चिकित्सा करते हैं किसकी? भैया, तो यही फर्रुखसियर की करते हैं। और एक बीमारी जो इनको थी, उन बीमारी से निजात दिला देते हैं। और भैया फर्रुखसियर आप बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि तुम बताओ क्या चाहते हो, बताइए। तो भैया आप जानते हो उनकी उद्देश्य ही दूसरा था आने का। तो उन्होंने क्या मांगा होगा, आप समझ सकते हो। तो मिल्टन पर बहुत ज्यादा खुश होकर शाही फरमान ये देते हैं। कौन? फर्रुखसियर शाही फरमान दे देता है, और 3000 रुपए सालाना में 3 राज्य दे देते हैं भाई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ये याद रखना, मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार के लिए अनुमति किसने दी थी? तो ये नाम याद रखना भैया, फर्रुखसियर ने दी थी। कितने रुपए में? मात्र 3000 रुपया में। ये भी याद रखना बात। तो 3000 रुपया में इन्होंने 3 पूरे शहर दे दिए, शहर क्या बोल सकते हैं, राज्य दे दिए, बंगाल दे दिया, बिहार दे दिया, उड़ीसा। इन्होंने खूब जमकर पैसा कमाया था। जब पैसा कमा लिया तो राजाओं से उन्होंने संबंध अच्छे बना लिए, और उन संबंध के पीछे उनकी चालें थी। उन चालों में उन्होंने राजाओं को ही, जानते हो, उनको ही फिनिश कर दिया। ठीक, अब देखो 10,000 रुपए में और एक काम महत्वपूर्ण किया। 10,000 रुपए में सूरत आ जाते हो, आज भी भारत की कैसी जगह है, औद्योगिक नगरी है कह सकते हैं सूरत भी व्यापार के लिए आज भी प्रमुख केंद्र है। और सूरत पर भी कब्जा कर लिया भाई मेरे, किसने? अंग्रेजों ने। 10,000 रुपया देके यहाँ भी फ्री व्यापार की नींद इन्होंने प्राप्त कर ली। भाई फर्रुखसियर तो प्रसन्न नहीं थे। ठीक, अंग्रेजों ने और ये भी कह दिया इसने, किसने? भाई मेरे फर्रुखसियर ने, कि अंग्रेज जो सिक्के जारी करेंगे वो मुगल साम्राज्य में मान होंगे। अंग्रेजों ने अपनी करेंसी जारी कर दी। अब तुम समझ लो, जिनको तुमने अधिकार दे दिया करेंसी जारी करने का,
अब वही करेंसी चलाएंगे, वो मान होगी, तो बताइए कितना इम्पैक्ट पड़ा होगा उस समय जनता पर। उनकी करेंसी मान हुई तो शासन बिगड़ा किसका? शासन भाई मेरे बिगड़ा भारतीयों का। और यही भारतीय धीरे धीरे गुलामियों की जंजीरों में चलते चले, राजाओं के शासन समाप्त होते चले गए। अंग्रेजों ने अपनी सत्ता बड़े अच्छे से आगे स्टेब्लिश की, ये बात समझ रहे हो? ठीक। तो इस तरह से ये मतलब हमने इस क्रम में हम लोगों ने क्या जाना, अंग्रेज भारत में कैसे आए और उन्होंने किस तरह से अपनी सत्ता को धीरे धीरे स्टेब्लिश किया, कितने रुपए में कहां पर कैसे शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाया। तो आज के वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन था उसको हमने आप तक पहुंचाया। और यदि हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और लर्निंग बिल पर सभी साथी बने रहें। जय हिंद साथियों।